हे गाइस, वेलकम टू प्रीलिम्स व्यूअर। जैसे कि मैंने कल कहा था कि हम हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसी के साथ साथ हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे। तो उस करंट अफेयर सीरीज़ का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। देखिए दोस्तों, हम हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज़ है उसमें वीक में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होगा हमारा जीएस मेंस एज वेल एज प्री के स्वरूप से, तो उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जो भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम्स होगी या फिर यूपीएससी की एग्जाम हो या चाहे जीएस मेंस हो, उसके दृष्टिकोण से जो आर्टिकल महत्वपूर्ण होगा, हमें लगेगा कि ये आर्टिकल जो है वो 100% एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उस आर्टिकल को हम कवर करेंगे। और आगे चलकर ये जो सीरीज़ है उसको मैं कोशिश करूंगा कि 2 से 3 दिनों में एक वीडियो में अपलोड करूं। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स होंगे उनको ही हम यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से आर्टिकल्स है जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस हफ्ते का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, वो है कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक्स जो है उनको बैन कर दिया है। ओके, सो आप सभी ने शायद इस पर बहुत सारे वीडियोज़ आज तक देखे भी होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो अब इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको थोरोली एक्सेस किया है, इसको थोरोली देखा है कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसके बाद ये लेक्चर मैं आपके लिए लाया हूँ। ओके, सो द कंटेंट इज पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसको आरबीआई ने बैन किया है। आप सभी इस प्रकार का जो ये यहाँ पर दृश्य दिख रहा है, ये आप सभी अपने फ़ोन में पेटीएम को यूज़ करते होंगे। अब मेजॉरिटी जो लोग हैं ना आजकल, वो हार्ड कैश को यूज़ नहीं करते, राइट, अपने मोबाइल से ही पेमेंट करते। तो देखिए आजकल की जो दुनिया है ना, इसमें थोड़ा सतर्क रहिए। ये जो पेमेंट ऐप्स भी है इन पर भी टोटल मतलब 100% भरोसा रखकर मत चलिए। ओके, सो इशू क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड बैनिंग ऑफ दिस पेटीएम, ये हम देखेंगे। ये है विजय शेखर शर्मा, ओके, जो पेटीएम के ओनर है, फाउंडर ऑफ पेटीएम विजय शेखर शर्मा। तो आरबीआई ने बैन किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। ओके, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अब आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि पेमेंट्स बैंक क्या होती है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो किस प्रकार इवॉल्व हुआ, ओके, पेटीएम किस साल में फॉर्म हुआ। तो सभी चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। उसी के साथ साथ पेटीएम एक पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक इनमें क्या डिफरेंस होता है। उसी के साथ साथ एक एसएफबीज भी होती है, राइट, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। ओके, तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है। ओके, कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, एनबीएफसीज होती है, राइट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो इन सभी को हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो जो मेन मुद्दा है उसे हम एक बार देख लेते हैं कि आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हैज़ टेकन एक्शन अगेंस्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक, और उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है। ओके, सो कंटेक्स्ट ये है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रोहिबिटेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम एक्सेप्टिंग न्यू डिपॉजिट्स एंड कंडक्टिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शंस स्टार्टिंग इन मार्च 24। ओके, ये जो 2024 का मार्च महीना है, इस महीने से पेटीएम पेमेंट बैंक जो है ना, वो नए डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना ही किसी भी प्रकार की क्रेडिट ट्रांजैक्शंस वहाँ पर हो सकती है। ओके, दिस इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्ट्स द बैंक्स एबिलिटी टू ऑफर इट्स मेन सर्विसेज। बैंक की जो मेन सर्विसेज प्रदान करने की जो सुविधा होती है उसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमारी आरबीआई ने। सो सच एज अकाउंट्स एंड वॉलेट्स। सो अगर अकाउंट्स एंड वॉलेट्स ही उनके अगर एक्टिव नहीं रहेंगे पेटीएम के, तो पेटीएम पेमेंट बैंक फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, राइट। अगर आपको एक्सेस ही नहीं होगा नया अमाउंट वॉलेट में डालने के लिए, तो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक का पर्पस था वही बंद हो जाएगा। तो उसी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है आरबीआई ने। लेकिन अब ये मानकर मत चलिए कि आरबीआई ने पूरा का पूरा लाइसेंस ही उनका कैंसिल किया है, या फिर आप अब से पेटीएम को यूज़ ही नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपका जो भी वॉलेट में अमाउंट है फिलहाल, उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, जो भी वॉलेट में अमाउंट है उसको आप यूज़ तो कर पाओगे, लेकिन नया अमाउंट जो है वो वॉलेट में आप डाल नहीं सकोगे, राइट। क्योंकि अब पेमेंट, ये जो बैंक है पेटीएम पेमेंट बैंक, यहाँ पर आरबीआई ने क्या कहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते न्यू डिपॉजिट्स, राइट, और ना ही आप कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर सकते हो यहाँ से।
कब से? मार्च 2024 से। ऑल्दो द बैंक्स लाइसेंस हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड, जैसे मैंने कहा कि लाइसेंस जो है बैंक का वो कैंसिल नहीं किया है, लेकिन इट्स ऑपरेशन विल बी सिग्निफिकेंटली लिमिटेड, उसके जो ऑपरेशन है उनको लिमिटेड कर दिया है आरबीआई ने, आरबीआई की इस नई गाइडलाइंस ने। अब की पॉइंट क्या है कि आरबीआई हैज इंस्ट्रक्टेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक टू हॉल्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ मनी इन एनी कस्टमर्स अकाउंट। कोई भी जो कस्टमर होगा उनके अकाउंट में आप मनी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके वॉलेट में आप मनी डालने को नहीं बोल सकते, ओके, इंक्लूडिंग वॉलेट एंड अदर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च 1 से आप, आने वाला जो भी मार्च महीना है उस टाइम से आप वॉलेट में ना ही आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में या ना ही कोई भी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है उसके तरीके से आप किसी भी कस्टमर के अकाउंट में आप मनी ऐड नहीं करवा सकते हो। द आरबीआई स्टेटेड that this action is due to ongoing non-compliance and significant concerns regarding the supervision which require additional supervisory measures। अब ये क्यों किया है ये क्लियरली तो मेंशन नहीं किया आरबीआई ने, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो ऑनगोइंग नॉन कंप्लायंस था, जो पेटीएम पेमेंट बैंक थी वो कंप्लाई नहीं कर रही थी आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ, ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न लगे आरबीआई को। कहा यह भी जाता है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाया गया है, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स पैसों की जो ये हेरा फेरी होती है ना, सपोज कुछ अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे और उन अकाउंट से दूसरे कुछ अकाउंट्स में पैसे इलीगली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। सो ये जो ये इलीगल अकाउंट्स होते हैं ना फॉर्मेशन, तो इनसे जो पैसों की हेरा फेरी होती है उसे कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर ब्लैक मनी को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। सो जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, क्या वो अकेला पेमेंट बैंक है? तो नहीं, इस प्रकार के और 6 बैंक भी है, राइट। सो इंक्लूडिंग पेटीएम 6 बैंक है। सो इन 2014 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश पेमेंट्स बैंक, और रिजर्व बैंक ने ये जो पेमेंट बैंक है इनको इस्टेब्लिश जो किया है वो नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, उनकी सजेशंस पर किया था। सो ये जो रिकमेंडेशंस थी वो किस कमेटी ने दी थी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कब दी थी? तो इन 2014 नचिकेत मोर कमेटी जो है इन्होंने सजेस्ट किया था फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर पेमेंट बैंक्स। इस तर्ज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया? 2014 में पेमेंट बैंक्स का गठन किया, ओके। सो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी, इस कमेटी का नाम याद रखिए, ये डायरेक्टली आपको आपकी प्रीलिम्स में दिखेगा, ओके, कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर पेमेंट बैंक का गठन किया गया था और कब किया गया था। सो 2014 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी पेमेंट बैंक्स वर फॉर्म। तो ये जो 6 है ना, ये पेमेंट बैंक फॉर्म हुई थी। तो इसमें थी एयरटेल पेमेंट बैंक, जो हमारा इंडियन पोस्ट है। अब आप सभी को पता होगा कि इंडियन पेमेंट पोस्ट जो है वो भी एक पेमेंट बैंक बन गया है, राइट। सो एयरटेल बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देन फिनो करके एक है, देन एक एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक है, वन इज पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जिनकी जो अकाउंट में आपकी पैसे डालने की जो सेवा है उसको खारिज कर दिया अभी आरबीआई ने। देन जियो पेमेंट्स बैंक है, ये टैगलाइन है इसका, इंडिया का नया बैंक। सो जियो, पेटीएम, एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो एंड एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक, दिस आर द 6 पेमेंट बैंक्स, ओके। सो अभी तक 6 पेमेंट बैंक्स है इन इंडिया, जिनमें से ये 6 है एयरटेल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो, पेटीएम बैंक, एनएसडीएल एंड जियो पेमेंट बैंक। सो अगर पूछा जाए कि इंडिया में प्रेजेंटली कितनी पेमेंट्स बैंक है, सो 6। नचिकेत मोर कमेटी जो थी उन्होंने रिकमेंड किया था और इन 2014 पेमेंट्स बैंक का गठन हुआ था बाय आरबीआई। सो पर्पस क्या था, ओके, ये जो बैन किया है, इनकी सेवाएं बैन की है, इसके बिहाइंड पर्पस क्या था? सो द प्राइमरी गोल, ओके, सो पर्पस फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेमेंट बैंक, ओके, इट इज़ नॉट पेटीएम बैंक जो है उसको बंद करने के लिए क्या पर्पस था, लेकिन फॉर्मेशन क्यों किया था? ये जो पेमेंट बैंक होती है ना, इनका फॉर्मेशन क्यों होता है? तो आपको एक टर्म पता होगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, FI। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या? गांव दूर तक जो गांव दराज में लोग रहते हैं ना, तो उनका बैंकिंग के साथ, ओके, उनको बैंक की सेवाएं मिले, उनको बैंक के साथ जोड़ा जाए,
इसके लिए जो पेमेंट बैंक्स है उनका गठन किया गया था। सो इसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब गाँवों को, शहरों को, इन सभी को जो है वो बैंकों के साथ जोड़ा जाए, इनको भी बैंक्स की जो सेवाएं हैं उनका अवसर मिले। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसे ही कहा जाता है। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट्स बैंक का गठन किया गया था। सो द प्राइमरी गोल इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बाय प्रोवाइडिंग बैंकिंग। अगर बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी तो इनके खातों में डायरेक्टली पैसे ट्रांसफर होंगे, राइट। जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हम कहते हैं ना, विथ आधार नंबर लिंक किया जाएगा तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की जो सेवा है इनको मिलेगी। फॉर एग्जांपल, किसी हाउस होल्ड को घर बनाने के पैसे भिजवाने हैं सरकार को, तो अगर उनका खाता ही नहीं होगा तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो इस वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए इनके खातों में डायरेक्टली पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जाए, उनको बैंकिंग की सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जाए। इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे बैंकों का गठन किया गया है, राइट। सो पेमेंट बैंक्स वर फॉर्म फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको प्रमोट करने के लिए। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू एरियाज विथ लिमिटेड एक्सेस, जो एरियाज जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस होता है सेवाओं का, तो उनको जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो प्रदान की जाए, इस वजह से भी फॉर्मेशन हुआ। इट्स पर्पज इज टू असिस्ट माइग्रेंट वर्कर। अब असिस्ट किसे किसे करना था, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जिनका इनकम लो होता है, उन फैमिलीज़ को, लो इनकम फैमिलीज़ को, एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड अमंग। ओके, जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं या फिर लो इनकम जिन फैमिलीज़ का होता है, या फिर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, ओके, उनका तो एक कोई ठिकाना होता नहीं है। सो इनको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, इनको असिस्ट करने के लिए ये पेमेंट बैंक्स जो है इनका गठन हुआ था। तो ये मेजर कारण थे बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पेमेंट्स बैंक्स। सो नचिकेत मोर कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, तो इन सारे फैक्टर्स को उन्होंने कंसिडर किया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ओके, इन द रेयर एरियाज। सो की एस्पेक्ट क्या है, देखिए, दिस बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड एंड डू नॉट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज। ये स्पेशलाइज्ड बैंक होती है, इनको कुछ ही सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने की आज्ञा होती है, तो ये वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज तो नहीं प्रदान करती। एंड दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉलर लेवल एंड रिक्वायर अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 CR। तो स्मॉल पेड अप कैपिटल पर ये ऑपरेट होती है। 1 करोड़ भी अगर 100 करोड़ भी अगर आपके पास आ गया तो आप उसमें इन बैंक को आप खोल सकते हो। सो 100 CR का सिर्फ आपको क्या लगेगा, कॉर्पस लगेगा इनको ऑपरेट करने के लिए। देन द प्रमोटर मस्ट कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 40%। जो प्रमोटर होगा उसको 40% जो है पेड अप कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होगा। एंड द इनिशियल इक्विटी कैपिटल फॉर द फर्स्ट 5 years ऑफ द बैंक्स ऑपरेशन। जो 5 साल होंगे, पहले 5 साल उनके लिए इनिशियल इक्विटी कैपिटल जो है वो प्रदान करना पड़ेगा प्रमोटर को। सो दीज आर द की एस्पेक्ट्स, या फिर ये की रिक्वायरमेंट थी फॉर द पेमेंट्स बैंक। अब देखिए, हम जर्नी देखेंगे कि पेटीएम जो पेमेंट बैंक है उसका जर्नी कैसा रहा। उनकी एक पेरेंट कंपनी थी 197 नाम से, इसको स्टार्ट किया गया था 2000 में। तो इसने अपनी एक वैस्ट सर्विस, जिसे हम वैल्यू एडेड सर्विस कहते हैं, उसको स्टार्ट किया था। तो इस फर्म का नाम था 197। तो इसका गठन हुआ था 2000 में। देन 2010 में चलकर इंसेप्शन हुआ पेटीएम का। पेटीएम जब सामने आया तो वो आया था 2010 में। उसके बाद 2012 में पेटीएम ने क्या किया, लॉन्च किया अपनी पेटीएम गेटवे। फिर 2014 में पेटीएम ने अपना एक वॉलेट निकाला, पेटीएम वॉलेट एंड पेटीएम लैब्स। फिर 2020 में, और ये 2016 होना चाहिए, ओके लेट इट। फिर 2015 में क्या किया, लॉन्च ऑफ पेटीएम QR। जो हम QR कोड्स जो देखते हैं ना, अभी आप सब्जी वाले के पास भी जाकर यहाँ पर पेटीएम करते हो, तो ये जो QR कोड होते हैं ये लॉन्च हुए थे 2015 में। देन लॉन्च हुआ पेटीएम फर्स्ट गेम्स का। देन लॉन्च ऑफ पेटीएम क्लाउड, उनका POS, देन गेटवे। देन एंटर्स इनटू द क्रेडिट कार्ड बिजनेस। 2020 में चलकर उन्होंने अपना खुद का क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी स्टार्ट किया। देन एंटर्स लीडिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप विथ बैंक्स एंड NBFCs। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनके साथ, देन बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की पेटीएम ने। और फिर जाकर लॉन्च हुआ पेटीएम का IPO, जिसका काफ़ी हाइक था। उन्होंने प्राइस तो बहुत ज़्यादा रखी थी, और फिर पेटीएम का IPO गिरता ही चला गया। ओके, और अब इस न्यूज़ के बाद तो और गिरेगा। तो देखिए, व्हाट इज स्टेटेड इन द RBI डायरेक्शन। अब RBI ने जो डायरेक्शन दिए उसमें क्या कहा गया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रोहिबिटेड पेटीएम पेमेंट्स बैंक फ्रॉम ऑफरिंग सेवरल इंपॉर्टेंट सर्विसेज।
जो आरबीआई है ना, उन्होंने क्या कहा है कि आपकी जो सेवरल इंपॉर्टेंट सर्विसेज है ना, उनको ऑफर करने से आरबीआई ने बैन कर दिया है। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड आता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, टॉपअप्स, वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, आप कोई टॉपअप्स नहीं ले सकते हो, आप कोई पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आप नहीं शुरू कर सकते हो। ओके, सो द आरबीआई हैज ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड द टर्मिनेशन ऑफ पेमेंट्स पेटीएम्स पैरेंट कंपनीज नोडल अकाउंट बाय द एंड ऑफ फेब्रुवरी। तो इसकी जो नोडल अकाउंट्स है पेटीएम की पैरेंट कंपनी 197 की, तो इसके भी अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर देगी आरबीआई at the end of February. Any pending transactions initiated before February 29 must be settled by March 15. अगर कोई पेंडिंग ट्रांजेक्शन भी है ना पेटीएम के पास, तो उनको मार्च 15 तक उनको सेटल करना पड़ेगा। ओके, नो फर्दर ट्रांजेक्शन्स विल बी अलाउड आफ्टर द डेट। तो मार्च 15 के बाद पेटीएम कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं कर सकता है। हाउएवर द कस्टमर्स आर स्टिल एबल टू फ्रीली विड्रॉ और यूज द फंड्स इन देयर पेटीएम अकाउंट। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, जो हमारे पेटीएम अकाउंट में जो भी पैसे होंगे ना, उनको हम फ्रीली अभी भी एक्सेस कर सकते हैं, उनको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनमें हम पैसे ऐड नहीं कर पाएंगे 1 मार्च के बाद। ओके, एज लॉन्ग एज दे डू नॉट एक्सीड देयर अवेलेबल बैलेंस। जब तक हम हमारा अवेलेबल बैलेंस एक्सीड नहीं करेंगे, तब तक हम हमारा जो बैलेंस है वॉलेट में या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक में, उसे हम यूज़ कर पाएंगे। वाई डिड द आरबीआई टेकन एक्शन? अब आरबीआई ने जो एक्शन लिया है वो क्यों लिया है? तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि पेटीएम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में पाया गया था। ओके, और ये जो है या इनके ऊपर 2018 से ही आरबीआई जो है वो मॉनिटरिंग कर रही थी। ओके, सो सिंस 2018 पेटीएम पेमेंट्स बैंक इज सब्जेक्टेड टू मॉनिटरिंग बाय आरबीआई। अब मॉनिटरिंग क्यों कर रही थी आरबीआई? क्योंकि उन्हें तब से ही डाउट आया था कि कुछ ना कुछ जो चीज़ें वो इस बैंक में गलत चल रही है। सो द लॉजिक बिहाइंड रिसेंट एक्शन अगेंस्ट पेटीएम वॉज नॉट रिवील्ड बाय द आरबीआई। अभी तो रिवील नहीं किया है, लेकिन बट इट इज़ बिलीव्ड दैट दोज माइट हैव टू डू विथ केवाईसी कंप्लायंस। जैसे मैंने कहा है कि कुछ अकाउंट्स, फर्जी अकाउंट्स यहाँ पर पाए गए। सो ये जो केवाईसी कंप्लायंस है इश्यूज एंड आईटी रिलेटेड जो चैलेंजेस है, इनसे प्रेरित होकर इनकी वजह से जो है आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। सो केवाईसी कंप्लायंस मीन्स व्हाट, कि कुछ अकाउंट्स जो है वो फर्जी पाए गए हैं आरबीआई के द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक्स में, और इनसे कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। ओके, देयर इज नो अथॉरिटी on the side of the RBI to permit any institutions or banking entity that will make depositors money to risk. Okay, RBI को छोड़कर आप ऐसी कोई भी एंटिटी नहीं है जो किसी भी नागरिक की जो मनी है उनको रिस्क में रखे। ओके, evidence from the examination revealed that RBI investigated Paytm Payments Bank and its parent firm 197। जो 197 है वो पेटीएम की पैरेंट फर्म है, तो उसका भी आरबीआई ने क्या किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, और पेटीएम पेमेंट बैंक को भी। ओके, 197 कम्युनिकेशंस बिकॉज देयर वर इनएडिक्वेट प्रोटेक्शंस और ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ग्रुप। जो इंफॉर्मेशन थी वहाँ पर इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन था। ओके, देन एडिशनली देयर वर रिजर्वेशंस पर्टेनिंग टू चाइना बेस्ड एंटिटीज। अब जो चाइना बेस्ड एंटिटीज थी वो इनडायरेक्टली जो है वो इन्वॉल्व थी। ओके, इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड इन द पेरेंट कंपनी दैट हैड एक्सेस टू द डेटा। जो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी कस्टमर्स है उनका डेटा जो है उसका इनडायरेक्ट एक्सेस चाइनीज जो बेस्ड एंटिटीज थी उनको था। सो इस संशय के आधार पर इस ये जो भी संशय था आरबीआई के दिमाग में, या फिर ये जो केवाईसी नॉन कंप्लायंस था, ओके, इस बेसिस पर आरबीआई ने एक्शन लिया है। और आरबीआई को ये पाया गया है आरबीआई के द्वारा कि कुछ चाइना बेस्ड जो एंटिटीज थी वो भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, उनके पास भी एक्सेस था जो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जो भी कस्टमर्स थे उनका। ओके, सो मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी कंप्लायंस इशू, एंड द थर्ड वन इज चाइना बेस्ड एंटिटीज का इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन द एक्सेस ऑफ दिस डेटा। दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स जिसकी वजह से आरबीआई ने एक्शन लिया है। देन व्हाट स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पेटीएम इन रिस्पॉन्स टू द आरबीआई एक्शन? अब पेटीएम का क्या रिस्पॉन्स आया? आरबीआई ने तो खुद एक्शन ले लिया, तो पेटीएम का क्या रिस्पॉन्स आया? फॉलोइंग अ 20% डिक्रीज इन पेटीएम शेयर्स। पेटीएम के खुद के शेयर्स जो है वो 20% गिर गए। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड अनाउंस दैट इट विल कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्शन है
उनको हम कंप्लाई करेंगे एंड वर्क विद द रेगुलेटर टू एड्रेस कंसर्न्स। जो भी रेगुलेटर्स होंगे उनके कंसर्न्स एड्रेस करने के लिए हम काम करेंगे। The company anticipated that the RBI's action could have a negative impact of 300 to 500 crore on its annual EBITDA। ओके, तो जो उनका EBITDA है उस पर 300 से 500 करोड़ का जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट होगा, ये कंपनी ने एंटिसिपेट किया है। एडिशनली 197 कम्युनिकेशन विल ओनली वर्क विद द अदर बैंक्स इन द फ्यूचर एंड नॉट विद द पेमेंट पेटीएम्स बैंक। ओके, सो 197 कम्युनिकेशन जो है वो किसके साथ काम करेगा? अदर जो बैंक है उसके साथ काम करेगा, ना कि पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ आने वाले फ्यूचर में। द कंपनीज ऑफलाइन मर्चेंट पेमेंट नेटवर्क ऑफरिंग्स विल कंटिन्यू एज यूजुअल। जो ऑफलाइन सर्विसेज है ना इस कंपनी की, वो जैसी है वैसी रहेंगी। ओके, लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये EBITDA क्या है? जो 197 कम्युनिकेशन है उन्होंने कहा कि ये जो 300 से 500 करोड़ का जो निगेटिव इम्पैक्ट आएगा उनके EBITDA पर, तो EBITDA क्या होता है इसे हम देखेंगे। तो देखिए EBITDA का मतलब क्या होता है? जो EBITDA है इसका मतलब होता है कि जो नेट इनकम है, जो इंटरेस्ट है, जो टैक्सेस है, जो डेप्रिसिएशन है और ये अमोर्टाइजेशन है, इनका जो भी सम होता है ना उसे हम EBITDA कहते हैं। ओके, सो EBITDA इज नथिंग बट इन सबका मिलाकर जो इनकम आएगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उनका नेट इनकम प्लस उनके टैक्सेस प्लस उनका इंटरेस्ट देन प्लस उनका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, तो इन सभी चीज़ों का जो भी इंटरेस्ट आएगा उसे कहा जाता है EBITDA। ओके, सो अमोर्टाइजेशन भी क्या मतलब होता है? अमोर्टाइजेशन मतलब क्या? सो अगर कोई एंटिटी उनके कुछ नॉन मूवेबल जो चीज़ें, जो नॉन मूवेबल एसेट्स हैं, उनके ऊपर अगर खर्चा करती है तो उसे कहा जाता है अमोर्टाइजेशन। ओके, दो प्रकार के एसेट होते हैं ना, एक मूवेबल होता है और एक नॉन मूवेबल एसेट होता है। ओके, सो ये जो नॉन मूवेबल एसेट्स होंगे उनके ऊपर अगर कोई खर्चा होता है तो वो आता है अमोर्टाइजेशन के अंदर। सो नेट इनकम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज इक्वल्स टू देयर EBITDA। तो ये पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट होता है। ओके, सो EBITDA जो कैलकुलेट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? सो इट डिटरमाइंस द कंपनीज नेट इनकम। कंपनी का टोटल नेट इनकम क्या है ये डिटरमाइन करता है EBITDA। एट द बैक इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड इस प्रकार से कैलकुलेट होता है फिर EBITDA। व्हाट प्रीवियस मेजर्स द RBI इम्प्लीमेंटेड इन रिस्पॉन्स टू पेटीएम। पहले ही जो मेजर्स है वो RBI ने क्या लिए हैं रिस्पॉन्स टू पेटीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड द फेल्यूर टू डिटरमाइन अ बेनिफिशियल ओनर फॉर सम एंटिटीज, नॉट रिव्यूइंग payout transactions, cutting through regulatory balance limits and delay reporting a cyber security incident। so cyber security incident हुआ या फिर ये डिले हो रहा था उनके द्वारा रिपोर्टिंग में। ओके, सो ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे। तो मार्च में क्या हुआ फिर 22 में, मल्टीपल इन्फोर्समेंट एक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द कॉस्मोस बैंक इन इंडिया बाय RBI। कॉस्मोस बैंक पर भी मल्टीपल क्या हुए ऐसे एक्शंस इम्पोज किए गए। For continuing with the non-compliance malpractices, it directed the bank for defensive onboarding of new customer। तो कॉस्मोस बैंक पर भी ये ऐसे प्रावधान लगाए थे RBI ने, उनको भी पाया गया था कि वो माल प्रैक्टिसेस कर रही है। देन RBI had earlier in 2018 raised the issues connected with the bank's user acquisition procedures and even sought to account for those quasi relations between this bank and its holding firm। सो पहले भी 2018 में जो है इन्होंने इस प्रकार के जो इश्यूज है RBI ने फाउंड किए थे। ओके, सो इनके जो भी होल्डिंग फर्म्स है और ये बैंक्स है इनके बीच में जो रिलेशंस है ये, ओके, सो इनको जो है वो RBI ने पहले भी फाउंड किया था, ये कुछ ना कुछ माल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही है। ओके, इन अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो इलीगल है। द बैंक वॉज ऑल्सो अक्यूज्ड ऑफ नॉट बीइंग वर्थ the deposit it host and therefore overshoot the limit of on deposits। तो ये भी पाया गया था कि बैंक के पास इनका डिपॉजिट, इतना डिपॉजिट होना ही नहीं चाहिए, वो उनके जो भी डिपॉजिट है उसको ओवरशूट कर रहे हैं। ओके, मर्यादा से ज़्यादा इनके पास पैसा आ रहा है, राइट। सो जो लिमिट दी गई थी ना पेमेंट बैंक्स को, तो उस लिमिट को भी ये एक्सीड कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है या कमर्शियल बैंक क्या होता है, इसको हम देखेंगे।
तो कमर्शियल बैंक तो आप सभी को पता है, जैसे महाराष्ट्र बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये जो सभी बैंक्स है, ओके, भले ये गवर्नमेंट बैंक है लेकिन ये कमर्शियल बैंक्स भी है। बड़े बड़े जो बैंक्स होते हैं ये कमर्शियल बैंक्स होते हैं, तो उनके पास ये पूरी पूरी सहूलत होती है कि वो सभी की सभी जो सेवाएं है वो नागरिकों को प्रदान कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल लोन देना, ओके, फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सभी जो चीज़ें हैं ना ये इनको दी जाती है नागरिकों को। लेकिन पेमेंट बैंक जो है या स्मॉल पेमेंट बैंक्स है, इनके ऊपर क्या होता है, थोड़े बंधन आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कमर्शियल बैंक होगा तो उसके अंदर आप 10,000 तक भी आपका डिपॉजिट कर पाओगे, लेकिन वही अगर स्मॉल बैंक होगी या पेमेंट्स बैंक होगी तो इतना डिपॉजिट ये नहीं ले पाते। तो हम डिफरेंस देखेंगे। सो स्मॉल बैंक जो होती है ये प्रोफेशनल विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग फाइनेंस वगैरह, तो कोई भी 10 साल का जो भी एक्सपीरियंस होगा बंदे के पास, या फिर 5 ईयर का उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा इन प्रोमोटर ग्रुप में वगैरह, तो वो जो है वो स्मॉल बैंक्स जो है वो स्टार्ट कर सकता है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का क्या क्राइटेरिया है कि इसको प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर्स, प्रोफेशनल, एनबीएफसीज, बिज कॉर्पोरेट, ओके, टेलीकॉम, सुपर, तो ये जो भी सेक्टर या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर वाले लोग हैं ये कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। इन दोनों के लिए स्टार्ट करने के लिए जो पेड अप कैपिटल है रिक्वायरमेंट ये होती है 100 CR की। वहीं पर अगर आपको एक कमर्शियल बैंक फॉर्म करना है तो उनके लिए आपको 500 CR का जो पेड अप कैपिटल चाहिए, एटलीस्ट 500 CR का, ओके। सो स्मॉल बैंक के लिए और पेटीएम बैंक के लिए आपको 100 CR भी चल जाएगा, कमर्शियल बैंक्स के लिए पेड अप कैपिटल लगेगा 500 CR का। अब स्कोप ऑफ एक्टिविटी क्या है कि प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज टू लोअर इनकम ग्रुप, स्मॉल बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो स्मॉल जो बैंक्स होती है, SFBs, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, तो इनका पर्पज़ ये होता है कि ये जो लोअर इनकम वाले लोग हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे छोटे उद्योगों के जो लोग हैं, या फिर फार्मर्स है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी हमारे लोग हैं, इनको ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनको मुहैया किया जाए। और पेटीएम बैंक का स्कोप क्या है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है डिपॉजिट्स, इशू कर सकता है ATM, डेबिट कार्ड, पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज, ओके। सो ATM भी दे सकता है, डेबिट कार्ड भी दे सकता है, पेमेंट्स भी एंड रेमिटेंस सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, एंड डिस्ट्रीब्यूट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज एंड विल हैव टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स एंड ऑल्सो ऑफर द ट्रेजरी सर्विसेज। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स जो होते हैं ना कि भाई इतना जो पैसा है 10%, 15% आपको फार्मर्स को देना होगा, 10% आपको बिजनेसमैन को देना होगा, ओके, बिजनेसेस को देना होगा, या फिर 30% जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना होगा। तो इन सारे नॉर्म्स को जो है वो कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना होता है। अब प्रोमोटर्स का कंट्रीब्यूशन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कितना रहता है, 40% वगैरह टू 26% इन 12 ईयर्स, 12 सालों का ये क्राइटेरिया दिया है। वहीं पर यहाँ पर कितना क्राइटेरिया है कि भाई पहले जो 5 साल है उसमें आपको 40% स्टेक जो है वो प्रमोटर को रखना पड़ेगा। प्रमोटर मतलब जो उसको ऑपरेट करने वाला है, ओके, जो उसका मालिक होगा, जो ये पेमेंट बैंक जो है वो खोलेगा। सो उसको 40% अपना पैसा रखना पड़ेगा पहले 5 सालों के। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में 40 से लेकर 26% आपको 12 साल तक रखना पड़ेगा। वहीं पर कमर्शियल बैंक में भी 40% जो स्टेक है आपका वो 5 सालों के लिए उस प्रमोटर को रखना पड़ेगा। अब फॉरेन शेयर होल्डिंग चलेगी क्या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, तो इन लाइन विथ FDI पॉलिसी फॉर प्राइवेट बैंक्स। अगर FDI पॉलिसी अलाउ करती है तो या डेफिनेटली आपके पास FDI आ सकती है। इन लाइन विथ FDI पॉलिसी फॉर प्राइवेट बैंक्स, ओके, can't undertake lending activities, can't issue credit card, invest 75% in G-Secs and 25% in bank FD। तो FDI तो आ सकती है लेकिन हमारी FDI पॉलिसी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो पेमेंट बैंक है ये लेंडिंग नहीं कर सकती, ओके। लेंडिंग मतलब कर्ज देना, कर्ज की सुविधा ये मुहैया नहीं करा सकती है। कांट इशू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी, अब जैसे लोन अगर नहीं दे सकती तो क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकती। और इनके लिए एक लिमिट है कि आपको 75% जो आपकी मनी है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको लगानी पड़ेगी, और 25% जो है वो आपको बैंक FD के तौर पर रखनी पड़ेगी, ओके, फिक्स डिपॉजिट के तौर पर। सो ये की इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 75% जो है पेमेंट्स बैंक का इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता है, और 25% जो है वो फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है, और ये लेंडिंग नहीं कर सकते, ना ही क्रेडिट कार्ड दे सकते। वहीं पर जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है फॉलो प्रूडेंशियल नॉर्म्स, एटलीस्ट 50% जो है वो ऑन ऑफ द लोन पोर्टफोलियो टू बी गिवन फॉर एडवांस अप टू 25 लाख, लार्ज NBFCs कांट अप्लाई, ओके। सो इनका जो 50% है ना वो उनको लोन पोर्टफोलियो के लिए रखना पड़ेगा,
ओके, यहाँ पर ये लोन ही नहीं दे सकते, ये दे सकते 50% तक, ठीक है, रखना पड़ेगा। मीट स्टैट्यूटरी preemptions like maintaining prescribed cash reserves ratios as well as statutory liquidity ratios by investing in government bonds। तो इनको जो गवर्नमेंट का आरबीआई की जो गाइडलाइंस होती है ना वो पूरी की पूरी फॉलो करनी पड़ती है कि इनके पास कैश हो, ओके, रिजर्व कैश होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को मेंटेन करना चाहिए इन्होंने, सो इनको फॉलो करना पड़ता है। अब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना ये इस स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक की वजह से आया था। जैसे हमने अभी देखा कि इनका इनिशियल कैपिटल 100 CR होना चाहिए, इनकी एलिजिबिलिटी हमने देखी कि क्या हो सकती है, ओके। तो इनमें फॉरेन होल्डिंग कितनी हो सकती है, सो 74% तक पेड अप कैपिटल के पार उनके पास ये फॉरेन होल्डिंग हो सकती है, ओके, 74% तक। वहीं पर यहाँ पर भी 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑन अ पार विथ प्राइवेट बैंक्स, ओके। यहाँ पर प्रोमोटर को फर्स्ट 5 ईयर्स तक आपका उनका जो 40% पैसा है वो इनमें रखना पड़ता है। वहीं पर जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स है उनको 12 सालों के लिए 40 से लेकर 26% पैसा रखना पड़ता है उस प्रोमोटर को खुद का, ओके। अब ये लेंडिंग का हमने अभी देखा कि 75% टू 50% जो है वो लोन बुक मस्ट बी ऑफ दोज अप टू 25 लाख, ओके। लेकिन यहाँ पर ये लोन नहीं दे सकते हैं, ओके। देन मैक्सिमम एक्सपोजर क्या होता है फॉर सिंगल बोरोवर, लिमिटेड टू 10% ग्रुप एक्सपोजर्स, लिमिटेड टू 15%। यहाँ पर ये लेंड ही नहीं कर सकते, दे ही नहीं सकते। डिपॉजिट पर कस्टमर, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक बंदा कितना डिपॉजिट कर सकता है, तो 1 लाख तक डिपॉजिट कर सकता है पेमेंट्स बैंक में, ओके। अब व्हाट पेमेंट बैंक्स कैन डू, तो इशू एटीएम इशू कर सकती है, डेबिट कार्ड दे सकती है, ऑफर पेमेंट्स, रेमिटांसेस, सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक एमएफ, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस। अब आपने अगर देखा होगा ना तो आपके पेमेंट का जो ऐप है पेटीएम का, उसमें आपको म्यूचुअल फंड भी दिखेगा, उसमें आपको इंश्योरेंस भी दिखेगा। तो ये जो थर्ड पार्टी सर्विसेज है ना इनको भी बेच सकती है पेटीएम, ओके। कोई भी पेटीएम पेमेंट बैंक हो या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक हो, कोई भी पेमेंट बैंक जो है ना वो थर्ड पार्टी सर्विसेज को भी बेच सकती है। एटीएम कार्ड देगी आपको, डेबिट कार्ड देगी, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकती, ना ही लोन दे सकती है, ओके। सो व्हाट पेमेंट्स बैंक कैन नॉट डू, तो इशू नहीं कर सकते कोई क्रेडिट कार्ड, ना ही लेंड कर सकते मनी। वहीं पर स्मॉल बैंक्स क्या कर सकती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि क्रेडिट कार्ड या लोन नहीं दे सकती है, तो ये क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है ऑफ 75% ऑफ इट्स एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जो भी उनका क्रेडिट होगा, टू सेक्टर्स एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन एज अ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग बाय आरबीआई। अब जो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आएगा उस सेक्टर को वो अपना 75% जो पैसा है वो बांट सकती है, लोन के तौर पर दे सकती है। लेकिन एटलीस्ट 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो शुड कंस्टिट्यूट लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ अप टू 25 लाख। 25 लाख तक के लोन होने चाहिए उनकी जो भी 50% लेंडिंग होगी ना उसके अंतर्गत, ओके। सो हमने अभी देखा कि पेमेंट बैंक क्या कर सकती है और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स क्या कर सकती है। तो मेन यही था कि जो पेमेंट बैंक्स है वो क्रेडिट कार्ड दे सकती है क्या, तो नहीं। वो लोन दे सकती है क्या, तो नहीं। वो एटीएम इशू करवा सकती है, डेफिनेटली वो डेबिट कार्ड इशू कर सकती है। उनको अगर आपको वहाँ पर डिपॉजिट करना है पैसा तो आप 1 लाख तक आप डिपॉजिट कर सकते हो, ओके। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, 1 लाख तक आप पैसा भी जमा करवा सकते हो, लेकिन लेंडिंग नहीं कर सकती और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती, ओके। सो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स, टेक केयर।